सो हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द लव स्ट्रीट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ कही अनकही कहानियाँ, और इन कहानियों को आपके लिए पढ़ता हूँ मैं, यानी ऋषभ त्रिवेदी। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो लिखी है हिंदी गद्य साहित्य की बहुत बड़ी कहानीकार शिवानी जी ने, जिसका नाम है लाटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी, लाटी पार्ट 1। लंबे देवदारों के झुरमुट झुक झुक कर गोटियां सेनेटोरियम की बलाएं सी ले रहे थे। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के पीले पड़ चुके चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर के लिए सही मगर खिल उठते थे। आज टीबी सरदर्द और ज़ुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जा सकने वाली बीमारी है, पर आज से करीबन 20 साल पहले टीबी मौत का सीधा उदाहरण थी। भुआली से भी ज़्यादा उस दिनों गोठिया सेनेटोरियम की मांग हुआ करती थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील की दूरी पर एक ऊंचे पहाड़ पर कोठिया सेनेटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्तों से सजे हुए थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी खुद अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी की पलंग के पास दिन भर आराम कुर्सी डाले वो बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता तो कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीजों की भी बहुत सेवा करता था कप्तान। कभी वो अपनी पत्नी के घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, कभी मीठे स्वर से पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी झुनक थी। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग में घुली मिली सुंदरी बानों की ओर देख पड़ता और बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी की वजह से पीला पड़ गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वो कप्तान को दिन भर टुकुर टुकुर देखा करती। शादी के 2 साल बाद उनका यही वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिशें। पिंजड़े की चिड़िया अब आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन उसके कमज़ोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सीख सी कलाई से सोने की चूड़ियाँ सर करती सरक जाती। उन दिनों कोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अपने पास बुलाकर उससे कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, ये बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम ज़रा भी परहेज़ नहीं करते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब कुछ सुनकर कप्तान का चेहरा लाल पड़ गया। उसके बूढ़े बाप ने कई चिट्ठियाँ दी थी उसे, और माँ भी रो रो कर कई चिट्ठियाँ डाल ही चुकी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, ये बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमनाम सिंह मालदार की गोल मटोल भाभी से मजाक करता। सेनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में वो रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर के चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वो पूरे सेनेटोरियम की भाभी थी। जब कभी टीबी के दर्द से कराहने लगती तो अपनी करदन गालियों के अक्षय भंडार को खोल देती थी। कभी लक्ष्य ससुर को करती और कहती, हाय हमारे बुड्जू, आदि कुमायूं के छत्रपति हैं, मगर बहू शमशान जाने को है तो उनकी बला से। तुम उठाकर जिसे देखा वही बच्चाद नर से मादा निकला। शाबाश,
क्या पंच स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाभी, तबीयत बाग बाग कर दी, कप्तान कहता। और एक मेरा खसम है साला, पीकर धुत होगा किसी गोरी मैम को लेकर, 2 महीने से हरामी झांकने तक नहीं आया, वो फिर कहती। क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो, कप्तान हंसकर कहता। नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखती हूँ तो मेरी छाती में दूध उतर आता है, कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं साले कुतिया के जने, मिले तो मूछें उखाड़कर हरामियों के मुंह में ठूंस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़कर मुंह में ठूसने वाली बात कुछ इस तरह जमती कि भागकर बानों को सुना आता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती थी और चाय के बगीचों का तो कोई अंत ही नहीं था। लेकिन उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह को बेड़ियों में जकड़ रखा था। 1 साल हो गए थे और उनके घर से उन्हें देखने कोई भी ना आया था। एक दिन कप्तान ने देखा कि नेपाली भाभी की खांसी बहुत बढ़ गई है। खांसी का दौरा ऐसा पड़ा कि कप्तान जब तक भाग कर देखने गया तो देखा कि रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी का विराट गेहुआ शरीर निष्प्राण पड़ा था। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूसने का सपना अधूरा छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासियों के डोरे पड़ गए थे। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींचकर ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानों तो हवा में उड़ती रुई का फाया थी। भाभी की मौत आकर उनके कानों में जैसे कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। रोज रोज करीब आती जा रही मौत से बानो चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लेकिन एक माँ की तरह कप्तान अपनी हठीली बानों की हर जिद पूरी करता था। कभी बानो खिली चांदनी में बाहर निकलने को मचलती तो कप्तान उसे अपने ओवरकोट में लपेटकर पेड़ की छाया में बैठा रहता। बानो से शादी के ठीक 3रे दिन उसे बसरा जाना पड़ा था। इन 3 दिनों में खाकी वर्दी से कसे उसका शरीर और भूरी भूरी मूँछों को देखकर बानो जितना कटी कटी फिरती वो उसे पाने को उतना ज़्यादा मचल जाता था। बानो जब भी उसे देखती तो अपने नाजुक हथेली से अपना गुलाबी चेहरा ढक लिया करती थी। कहीं दूसरे दिन जाकर बड़ी मशक्क़त के बाद कप्तान उसके मुंह से उसका नाम सुन पाया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी को उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो नाम है मेरा। उसके पहले होंठ हिलकर रह गए थे। राम राम, मुसलमानी नाम? कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमाट, खट्टी। वो बोला, कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ से मुझे 16 लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली कि जैसे उसने आधी ज़िंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया था। अपनी खिलौनी सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले तो वो अपने ताऊ और पिता से बहुत नाराज़ हुआ। कहाँ वो ठसकेदार बांका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो का सरल आँखों का जादू उस पर चल गया था। 3रे दिन ही उसे बसरा जाना पड़ा था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वो कोने में बैठी छालियाँ कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी हुई थी और पति की आहट पाकर उसने घुंघटों से सिर डाल लिया था। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधू को छोड़कर इस तरह जाना कप्तान को दुश्मन की गोली से भी भारी लग रहा था। इसके बाद 2 साल कप्तान युद्ध में ही फंसा रह गया।
वर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी हो गए थे, गंदे अश्लील मजाक करते और फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। 2 साल बाद जब घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। 2 साल के सफ़र में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने। पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीसकर बड़ियाँ तोड़ी। कभी सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसके कोमल हृदय को छेद देते। वो घुलती जा रही थी। एक दिन 6 का तक्षक उसको कुंडली मारकर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। कोठिया पहुंचा और प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह में आ गया था। 2 सालों में बानो और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। अब कहने और सुनने को कुछ रह ही नहीं गया था। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए थे। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वो क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक बहुत ही क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम में मौत का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मौत के बाद कप्तान और बानो दोनों मातम में डूब गए थे, मगर चौथे ही दिन वो फिर से हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों के बक्सों को निकलवा कर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेंशन खेला, पर शाम होते हुए बानो और मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे का खाली निशान है। डॉक्टर दलाल आया और उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। घर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों को घर ले जाकर बर्बाद भी तो नहीं कर सकता था ना वो। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ़ सुथरा कमरा मौत का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए हमेशा खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर कल दूसरी जगह चले जाएंगे बानो। यहाँ सारी तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद के साथ कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ चुका था। वो समझ गई थी कि आज उसको भी नोटिस मिल गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गले के पास अपना चेहरा लेकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वो अपने पलंग पे जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा कि घिसटती हुई बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर तो वो काफ़ी दूर चल लेती थी। बड़ी देर तक जब वो नहीं लौटी तो घबराकर वो उठकर भागा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वो मरीज़ों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी कोई घटना घटी थी। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आगे बानो के साथ क्या हुआ होगा, वो न जाने कहाँ चली गई थी। जानने के लिए इंतज़ार करिए इस कहानी के अगले पार्ट का, लाठी पार्ट 2। आपको लाठी का पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं।
सोशल मीडिया के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली किसी भी अपडेट के लिए बने रहिए झमाझम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।